हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक सिस्टेमिक बैक्टीरियल रोग है या बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें बीमारी के आरंभिक चरण में निरंतर बुखार, सर दर्द, मैलेज, एनोरेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया, स्प्लिनोमेगेली, अनप्रोडक्टिव कफ मीन्स सूखी खांसी ये होती है। क्लिनिकली 3 से 4 सप्ताह तक कंटिन्यूअस फीवर जो है वो एक टिपिकल इसका सिम्टम होता है और इसे एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई। इसीलिए इस डिजीज को हम साल्मोनेलोसिस भी कह सकते हैं। साल्मोनेला पैराटाइफाई ए और पैराटाइफाई बी ये भी इस डिजीज को कॉज करते हैं। साल्मोनेला टाइफाई हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों में इंट्रासेलुलरी सेलुलर मतलब सेल्स के अंदर रहते हैं, जीवित रहते हैं और सामान्यतः मनुष्य ही इसका एक सोर्स या रिजर्वायर होता है जहां पर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्प्रेड कैसे होता है टाइफाइड? टाइफाइड का जो संक्रमण है वो मल मौखिक मार्ग यानी फीकल ओरल रूट या मूत्र मौखिक मार्ग यानी यूरिन ओरल रूट होता है। यह सीधे केस या कैरियर यानी पेशेंट या कैरियर से दूषित मल या मूत्र के माध्यम से गंदे हाथों के कंटामिनेशन से पहुंच सकता है या इनडायरेक्टली दूषित पानी, दूषित दूध, भोजन आदि के खाने पीने से हो सकता है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि जो टाइफाइड है वो जल जनित रोग भी है, वाटर बोर्न डिजीज भी है, भोजन जनित रोग भी है और मिल्क बोर्न डिजीज भी है। इसके अलावा इसे वाहन जनित रोग भी बोलते हैं क्योंकि ये जो मक्खी है वो इस रोग के बैक्टीरिया को काफी तेजी से स्प्रेड करती है। जब एक मक्खी स्टूल के ऊपर बैठती है जो टाइफाइड वाले रोगी का है तो वहां से वो बैक्टीरिया को ले लेती है, उसके पैरों पर वो चिपक जाते हैं और जब वो भोजन, दूध या पानी के पास पानी के ऊपर बैठती है तो वो बैक्टीरिया उसमें चले जाते हैं और वहां वो मल्टीप्लाई भी करते हैं बैक्टीरिया। तो पूरा वो जो फूड है, जो वाटर है, जो दूध है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको लेने से जो हेल्दी पर्सन है वो टाइफाइड से ग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ देशों में महत्वपूर्ण वाहक या व्हीकल के रूप में सीवेज, दूषित जलाशयों में होने वाली जो शेलफिश है, स्पेशली सी या ऑयस्टर, उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। टाइफाइड के मरीजों में यदि हम लक्षणों को देखें तो मुख्य लक्षण इसमें हो सकते हैं। तो फीवर शुरुआत होती है और वो राइजिंग होती है स्टेप लेडर फैशन से, थोड़ा सा बढ़ा फिर रुका फिर स्टेबल रहा, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, फिर स्टेबल रहा और बाद में वो कंटिन्यू स्टेबल हो जाता है, फिक्स हो जाता है राइज्ड लेवल में। इसके अलावा गले में खराश हो सकती है, खांसी, सरदर्द और मैलेज, मतलब एक जनरल वीकनेस है, जनरल सेंस ऑफ एलनोवेलनेस या अस्वस्थता महसूस करता है रोगी। इसके अलावा पेट में दर्द, कब्ज और 7-8 दिन बाद जब ये स्टेप लेडर फैशन से जब फीवर इंक्रीज हो जाती है तो कंटिन्यूअस रहती है काफी हफ्तों तक। स्प्लीन इंक्रीज हो सकती है, इनका एनलार्जमेंट हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है और उसमें दर्द हो सकता है दबाने पर, टेंडरनेस हो सकती है और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया मींस जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। इसके अलावा एक साइन होता है कि इसमें रोज स्पॉट्स होते हैं, मतलब दाने होते हैं पिंकिश कलर के जो बीमारी के दूसरे सप्ताह के दौरान दिखाई देते हैं और ये ऐसे होते हैं कि इसको थोड़ा सा दबाने पर ये डिसअपियर हो जाते हैं बट फिर अपीयर हो जाते हैं और ये लगभग 2 से 3 mm डायमीटर के होते हैं। लगभग 3 से 4 दिनों बाद ये गायब हो जाते हैं। अब आता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो सकती है, एकदम से बीपी डाउन हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा रोगी और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके स्टूल में खून आ सकता है।
तीसरे सप्ताह के दौरान आंतों की परफोरेशन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा यूरिन रिटेंशन, न्यूमोनिया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मायोकार्डाइटिस, मनोविकृतियां यानी साइकोसिस, कोलिसिस्टोसिस और नेफ्राइटिस ये हो सकता है। और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, पर वो कम चांस है, पर हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये टाइफाइड ही है। तो पहले तो लक्षणों को देख के कुछ आइडिया हो जाता है और फिर लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि टाइफाइड बुखार का जो डायग्नोसिस है वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हैं। ब्लड में ये साल्मोनेला दिखाई दे जाएगा। ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, उसमें भी दिखेगा। और स्टूल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, उससे भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, जिससे हम फेलिक्स विडाल टेस्ट कहते हैं। ये ओ और एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करता है। ओ एंटीबॉडी नॉर्मली 5 से 8वें दिन और एच एंटीबॉडी 10 से 12वें दिन आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और रैपिड टेस्ट किट्स भी अवेलेबल है आजकल मार्केट में, जो आईजीएम एंटीबॉडी को बड़ी तेजी से आइडेंटिफाई करती हैं। तो इस प्रकार इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स अपने पास काफी हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट। टाइफाइड का जो माइल्ड केसेज हैं उसको हम एंटीबायोटिक दवाओं और इसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसके द्वारा उसको इलाज कर सकते हैं। मुख्य एंटीबायोटिक जो इसमें हेल्प करती हैं या ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो हैं क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फोमिथोक्साजोल आदि शामिल है। गंभीर रूप से अगर रोगी बीमार है या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जा रहा है तो स्टेरॉइड्स थेरेपी भी कई बार दी जाती है। प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइफाइड को स्प्रेड होने से रोकें। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहले है कि क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे रोगी का, उतनी ही हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा आइसोलेशन आइसोलेशन हमें रोगी का तब तक करना है जब तक कि कंटिन्यूस 3 दिन स्टूल या यूरिन ये नेगेटिव नहीं आ जाए, तब तक रोगी को आइसोलेट रखेंगे। इसके अलावा इसका जो स्टूल और यूरिन है उसका भी आइसोलेशन करेंगे, क्योंकि स्टूल और यूरिन क्या होगा कि ये मेन सोर्स हैं जो इस इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इसलिए जब भी इसको डिस्कार्ड करें उससे पहले इसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। तो एक क्लोज कंटेनर में उसको रिसीव करेंगे और डिसइंफेक्ट करेंगे लगभग 2 घंटे के लिए 5% क्रीसोल से, उसके बाद डिस्कार्ड कर देंगे। सभी जो सोइल्ड लिनन है या कपड़े हैं रोगी के, उनको भी डायरेक्ट वॉशिंग में भेजने के बजाय पहले 2% क्लोरीन सॉल्यूशन में भिगो कर रखेंगे या स्टीम से उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर बाद में वॉशिंग के लिए भेजेंगे। इसके अलावा हाथ धोने के महत्व के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। हैंड वॉशिंग एक ऐसा मेथड है जिससे बहुत सारे बीमारियों को हम रोक सकते हैं, जिसमें टाइफाइड भी शामिल है। विशेष रूप से रोगियों और बच्चों की जो देखभाल करते हैं या फूड हैंडलर्स जो हैं, उनका हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। और एक विशेष ध्यान ये देने वाली बात है कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज भी हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। प्रत्येक वार्ड में, हॉस्पिटल में, घरों में, इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में, सब जगह अच्छी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, तब हम इस डिजीज को रोक सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल सैनिटेशन, आसपास की साफ सफाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे क्या होगा कि तो फ्लाइज के जो ब्रीडिंग प्लेसेज होंगे वो कम होंगे, मक्खियां कम होंगी, तो स्प्रेड तो कुछ कम हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके अलावा फूड हाइजीन यानी जो भोजन तैयार करने और संभालने में सर्वोत्तम संभव सफाई का ध्यान रखें। सलाद और जो ठंडे परोसे जाने वाले भोजन हैं उनका भंडारण पर विशेष ध्यान दें, खुले में नहीं रखें। ये प्रावधान घर पर भी और जो सार्वजनिक ईटिंग प्लेसेज हैं वहां भी लागू करने चाहिए। इसके अलावा मिल्क हाइजीन का भी विशेष ध्यान रखें, पाश्चराइजेशन होना चाहिए और अगर स्टोरेज करना है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। कैरियर्स जो हैं वो भी टाइफाइड फीवर का मेन सोर्स हैं, तो उनकी पहचान और उनका उपचार, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कैरियर्स जब कम्युनिटी में हैं तो एक तो ये फूड हैंडलिंग ना करें, ठीक है, फूड हैंडलिंग, फूड डिलीवरी या बच्चों की या रोगी की केयर में ये शामिल ना हो, तो उससे इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते होने से रोक सकते हैं। और
इनकी आइडेंटिफाई और कंटिन्यूस इनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन के लिए सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या कल्चर करवाया जा सकता है ब्लड का। इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, तरीका है रोग को फैलने से रोकने के लिए। टाइफाइड के 2 प्रकार के वैक्सीन मेनली अवेलेबल हैं, जो 2 से 5 साल की उम्र में बच्चों को या बड़ों को भी लगवाया जा सकता है। VI पॉलीसेकेराइड नाम का इंजेक्शन, जिसकी एक ही डोज काफी है। और इसके अलावा ये जो वैक्सीन है, ये इंजेक्शन लगने के 7 दिन बाद प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। इसके अलावा एक ओरल वैक्सीन भी है जिसे हम कहते हैं TY21A, जिसकी 3 या 4 खुराकों की जरूरत पड़ती है 2 दिन के अंतराल से। और तो इस प्रकार हम प्रिवेंट कर सकते हैं टाइफाइड को और अनेक डिजीज को, यदि हम स्वास्थ्य शिक्षा देते रहें। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। वहां आपको सारे टॉपिक्स का कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।